तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल MKG स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर की SPDF ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी की। SPDF ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, किस उपवर्ग में होते हैं, क्या विशेषताएं होती है संयोजकता के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, धन विद्युत ऋणता के आधार पर, इन सभी चीज़ों के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, तो इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हम लोगों का एस ब्लॉक के तत्व। तो इसके पीछे का जो चैप्टर है अब मूल आवर्त सारणी जो कि पढ़ा दिया गया है। अभी आपको आधुनिक आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी का लेक्चर बाकी है, तो वो लेक्चर आपको आगे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसको कवर करने के बाद उसे पीरियोडिक टेबल को देखा जाएगा, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा उस पर, तो उसकी तैयारी चल रही है। कुछ ही समय में आपके पास वो भी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर दो ऊर्ध्वाधर कॉलमों में स्थित फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्व हाइड्रोजन तथा क्षार धातुएं तथा सेकेंड ए उपवर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व क्षारीय मृदा धातुएं, हाइड्रोजन तथा क्षार धातुएं आपको जब आवर्त सारणी पढ़ाई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा, मैं बताऊंगा आपको उसमें। तो देखते हैं क्या होता है। रुबिडियम और फ्रांसियम। इसके बाद आपका सेकेंड ए में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। बेरिलियम जैसी चीज़ें तत्व आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तत्व हो गए आपको आवर्त सारणी के। तो ये सेकेंड ए में कौन से तत्व हैं उसको आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछता भी नहीं है कि कौन से तत्व किस वर्ग या किस आवर्त में है, उनकी विशेषताएं क्या होंगी। अब तो एस ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं क्या होंगी। एस तत्व के ब्लॉक की सामान्य विशेषताएं होंगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हम सभी ब्लॉक के तत्वों को दो ही, कुछ ना आ रहा हो, दो चीज़ों के आधार पर बांटेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक संयोजकता। हेडिंग डाल के इसलिए लिखेंगे हम लोग ताकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। एग्जामिनर जब कोई कॉपी को देखे तो उसका ध्यान जाए, तो उसे लगेगा कि बच्चे को कुछ जानकारी है। तो आप इसको हेडिंग में ज़रूर लिखें। तो क्या होंगी इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं। तो क्या होगा कि इस ब्लॉक के तत्वों के में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाह्यतम कोश एस उपकोश में प्राप्त प्रवेश पाता है, जो कि यहाँ बता दिया गया है। अब इसके बाद जो आता है, एस उपकोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS 1 से 2 तक होता है। क्योंकि ये 1 से 2 इसलिए होता है क्योंकि एस उपकोश में दो ही अधिक, सबसे न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन और अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जैसे आपको बता दें, मान लीजिए 2s1 या 2s3, ऐसे 4s, n की जगह 1 2 3 जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसकी जगह पर आप कुछ भी 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं। अब बैलेंसी के क्या होते हैं। बैलेंसी आप लोग संयोजकता तो आप लोगों को पता ही होगा। जिन लोगों को ना पता हो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगले वीडियो में उसको कवर कर लिया जाएगा। तो संयोजकता क्या होता है, बैलेंसी। तो एस ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें कहा गया है एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो एक इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो पहले आवर्त के तत्व हैं। जो फर्स्ट ए का है उपवर्ग है फर्स्ट ए, उसके जो फर्स्ट ए उपवर्ग में उनकी संयोजकता होंगी 1
और जो सेकेंड ए उपवर्ग में है उनकी संयोजकता होगी 2। तो इसलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 1 या 2 होती है। तो इसमें संयोजकता के आधार पर हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे संयोजकता के आधार पर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी फर्स्ट ए में जो होगा उसके आखिरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और सेकेंड ए वाला जो होगा उसके आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों का संयोजकता 1 होगा, जैसे हलीना का सबसे फरियाद हीलियम लिथियम, और सेकेंड वाला होगा जो बेरिलियम और लियम है, इन सबों का 2 संयोजकता होगी। उसके बाद आता है कि इस ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं उसी आवर्त के अन्य तत्वों से अधिक होती हैं। तो जब आपको आवर्त सारणी में पढ़ाया जाएगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं और दाएं से बाएं आने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। पीरियाडिक टेबल, अभी मैं उसका पीरियाडिक टेबल का पूरा टेबल निकालने से आपको समझ में आएगा, तो ये चीज़ आपको उसी में कवर की जाएगी। क्योंकि जो दाएं से जो तत्व जाते हैं उनकी परमाणु त्रिज्याएं बड़ी होती है, यानी इधर की परमाणु त्रिज्याएं बड़ी, जैसे जैसे आप उधर आवर्त में आगे बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार त्रिज्याएं छोटी होती जाती हैं आवर्त सारणी में। तथा इन तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुताएं व ऋण विद्युताओं का मान कम होता है। इनका भी संबंध उसी से है कि आप बाएं से, अगर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन विद्युताएं और ऋण विद्युताओं का मान घटता है। ये बस सिंपल सा टॉपिक है, इन टॉपिकों को आप सीरियल वाइज डाल के लिख सकते हैं। अब है कि ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व हैं तथा धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी प्रबल धन विद्युतीय तत्व, यानी इनके ये एक टॉपिक है कि इनके जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए उपवर्ग में जो तत्व रहते हैं ये प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, यानी धनायन बनाने की प्रवृत्ति, यानी तेजी से धनायन बनाते हैं। अब 6वां नंबर है कि हाइड्रोजन को छोड़कर इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। ठीक, हाइड्रोजन को धातु, अभी इसको क्लिफाई नहीं किया गया है, गैस है जो कि हाइड्रोजन को छोड़कर इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है कि इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। तो हाइड्रोजन की अभी स्थिति भी कुछ सही नहीं है, उसकी स्थिति का निर्धारण सही हो नहीं पाया अभी आपके दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी, तो इसलिए इसके बारे में अभी विवादित बयान है। 7वां है कि इन तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्साइड जल उदासीन होता है। तो एस ब्लॉक के तत्वों का ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो हाइड्रोजन आपसे पूछा जाए कि किस ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अगर आपका MCQ क्वेश्चन होता है तो इस प्रकार बनेगा कि एस ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एस ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में देखेंगे क्या होता है। तो पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहलाते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे दाहिनी ओर 6 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में स्थित, दाहिनी ओर यानी इधर से ले जाएंगे जो अक्रिय गैसों का समूह से, तो कॉलमों में स्थित 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A और 7th A उपवर्गों तथा शून्य समूह यानी जो अक्रिय गैसों का समूह है 18वां के सभी तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इस ब्लॉक के हीलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश नहीं पाता है। तो पी ब्लॉक के तत्वों के जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके सभी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी उपकोष में प्रवेश करते हैं, बशर्ते हीलियम को छोड़कर सभी तत्व पी उपकोष में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये पी ब्लॉक के तत्व हैं।
ब्लॉक के तत्वों का निर्धारण इसी बात से होता है कि आप अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में। तो पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं जो हो रही हैं, जो ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं बताई जा रही हैं, वो हमने कहा था सबसे पहले हम लोग हेडिंग के माध्यम से 2 बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता। ठीक है, इन दोनों पर पहले डिस्कशन करने के बाद हम लोग अन्य टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको हेडिंग में डाल, जब भी एग्जाम में लिखिएगा तो हेडिंग वाइज लिखिएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, संयोजकता के आधार पर, बस ऐसे ऐसे हेडिंग डाल के। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ऐसे ही लिखा था, कमेंट सेक्शन में आया भी था, तो अच्छे अच्छे नंबर से भी पास हुए थे। तो आपको इस पे नंबर कटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के पी उपकोष में प्रवेश करता है। पी उपकोष में प्रवेश करता है, ये तो मैंने पहले ही बताया, इसलिए ये पी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। तथा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है NH2NP16। अब क्या होगा, ये जो अंतिम कोष है NH2, यहाँ जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी रखें, ये मुख्य क्वांटम संख्या है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या ना समझ में आया हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें तीसरे लेक्चर में बताया गया है। फिर यहाँ पर होगा कि N2 जो भी होगा 3 5 N मुख्य क्वांटम संख्या है, इसका मान 1 2 3 4 5 आप कुछ भी रख सकते हैं। अब जिस हिसाब से अंतिम इलेक्ट्रॉन में 2 होगा तो Np2 हो जाएगा। मान लीजिए Np2 Np3 Np4 Np5 6 तक जाएगा, यानी 1 से लेकर 6 तक जाएगा। इसको आप याद रखेंगे तो किसी भी पी ब्लॉक के तत्वों की आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग मान लीजिए फास्फोरस का पी का 15 का, तो फास्फोरस का होता है 15, तो इसे आप लिखेंगे 2 8 5। तो N पहला 1s2, दूसरा 2s2, 2p6, अब आएगा 3s2, अब 3p3 आ जाएगा। ठीक है, 3p। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो ये वाला पोर्शन इसी को लिखा गया है NS2 Np पर 1 से 6 तक। तो यहाँ पर देखिए N का मान मैंने बताया है, मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3 4 5 6 आप कुछ भी लिख सकते हैं। 3 यहाँ भी 1 का मान जो होगा वही होगा। अब यहाँ पर 1 से 6 यानी 6 तक हो सकते हैं, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसलिए 3 लिखा गया। अब क्लोरीन का मान लीजिए, इसी प्रकार क्लोरीन का देखिएगा ध्यान से, क्लोरीन का है आपका 17, तो इसे आप लोग लिखेंगे 2 8 7। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे तो लिखेंगे 1s2 पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अब दूसरे कोष के इलेक्ट्रॉन में s ब्लॉक में प्रवेश करेगा। अब बाउ के नियम से पढ़ाया मैंने, अब बाउ का नियम आप पिछले लेक्चर में दे सकते हैं। 2s2, इसके बाद होगा इसमें आता है 2p6, यानी ये हो गया 2 8 हो गया। अब फिर आएगा 3s2, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद 3p, तो ये 2 8 2 इसमें हो गया। आप लोग देखिए 8 जो है ये दूसरे कोष में हो गया, अब पी कोष में ही प्रवेश पा रहा है इसमें, तो ये 7 है, तो 2 तो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 3p5, क्योंकि यहाँ 6 तक मैंने लिखा है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Np1 से लेकर 6 तक, तो ये वाला पोर्शन जो आपको यहाँ पे डिनोट किया गया, तो इसके माध्यम से आप किसी भी तत्व की जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक संयोजकताओं को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा, लिख के थोड़ा हटाना पड़ा जगह ना होने के कारण। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संयोजकता, बैलेंस क्या होती है। इस तत्व के मतलब इस ब्लॉक में जो तत्व पाए जाते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है। तो इस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकताएं 1 से 4 तक होती हैं, यानी जिस प्रकार आप दाएं से
मतलब बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजकताओं में वृद्धि होती है। और एक तो आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजकताओं में वृद्धि होती है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, क्षार धातुओं से अम्ल धातुओं की ओर बढ़ते हैं। ये सभी चीज़ें आपको आवर्त सारणी में पढ़ाई जाएगी। तो अभी उसका वीडियो की तैयारी चल रही है आपके पीरियोडिक टेबल की, जल्दी उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा। अब संयोजकताओं के बाद क्या, तो संयोजकताओं के बाद के जो टॉपिक हैं हम लोग लिखेंगे कि इस ब्लॉक के तत्वों के परमाणु त्रिज्या उसी आवर्त के अन्य तत्वों की तुलना में कम होती है। अब देखिए, जो मैंने एस ब्लॉक पढ़ा है वो दाएं बाएं ओर है, तो बाएं ओर से मैंने कहा था बाएं से जब दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्याएं घटती जाएंगी, तो ये दाहिने ओर है, तो इसलिए उस आवर्त में तत्वों की त्रिज्याएं घटती जाती हैं। इसको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा आवर्त सारणी में। पहले इसलिए SPDF ब्लॉक के तत्वों को पढ़ाने की मेन रीज़न यही है कि आपको इसे यहाँ देखेंगे तो आवर्त सारणी आपको और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। आप आवर्त सारणी पढ़ाते समय आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से ब्लॉक के तत्व की बात हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ आप लोग इसको थोड़ा लर्न करेंगे तो आवर्त सारणी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि इस ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुताएं तो वह रेडियो विद्युताएं अधिक होती हैं। तो उसमें उधर एस ब्लॉक में कम थी, ये दाहिने साइड है, बाएं साइड एस ब्लॉक है तो उसमें कम थी। आयनन विभव का मान इधर आने पर यानी बाएं से दाएं आने पर बढ़ता है। ये भी एक आवर्त सारणी का टॉपिक हो गया और SP ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएँ हो गई। अब पाँचवा है कि इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व ऋण विद्युतीय होते हैं। उधर धन विद्युतीय हो रहे थे, इधर ऋण विद्युतीय हो रहे हैं। तो इधर इस टॉपिक को आप लोग याद करिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ने में, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें पहले ही बता दी जा रही हैं, आपको वहाँ बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा कि P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में क्या क्या होते हैं और कौन कौन से तत्व होते हैं। इसलिए इस सेक्शन को पहले कवर किया गया है। तो इस ब्लॉक के तत्व अधिक विद्युत ऋणीय होते हैं, वह ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है। अब 6 नंबर है कि इस ब्लॉक के तत्व फास्फोरस, ऑक्सीजन व हैलोजन तत्व अत्यंत क्रियाशील होते हैं। यानी जो ऑक्सीजन भी काफ़ी अच्छी तेज़ी से क्रिया करता है, हैलोजन में जैसे क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन, फास्फोरस भी अधिक, रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस अधिक क्रियाशील है। तो इस प्रकार के तत्व यानी P ब्लॉक के तत्व अधिक ही क्रियाशील होते हैं। हैलोजन आपको आगे पढ़ाया जाएगा, आगे के चैप्टर्स में है, तो वहाँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आता है D ब्लॉक के तत्व। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में SP ब्लॉकों के बीच, जो S और P ब्लॉक के बीच जो 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम स्थित हैं, इससे सभी तत्वों को D ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है। यानी फर्स्ट A, सेकेंड A तथा थर्ड A, फोर्थ A, फिफ्थ A, सिक्स्थ A, सेवेंथ A और जो शून्य वर्ग के छोड़कर बीच में जो थर्ड बच रहा है, 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम बच रहे हैं, वो होते हैं D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है। तो D ब्लॉक के तत्व कहलाते क्यों हैं, ये आगे बताया गया है कि इन सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश करता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा उसी नाम से ब्लॉक बन जाएगा। जैसे मान लीजिए S में S ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन S में प्रवेश कर रहा था तो वहाँ S ब्लॉक हो गया। P वाले में P में प्रवेश कर रहा था अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ P ब्लॉक हो गया। अब आगे D ब्लॉक आया तो इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तो इसलिए इसे D ब्लॉक के तत्व कहेंगे। तो इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। तो इसके पहले मैंने बताया कि S ब्लॉक के भी सभी तत्व धातु हैं। P ब्लॉक में धातु की संख्या कम है इसलिए उसमें नहीं कहा गया, और इसमें भी कहा गया है कि सभी तत्व धातु हैं, यानी D ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा।
अब डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इन इस आवर्त में जो तत्व हैं एक दूसरे से मतलब काफ़ी एक्टिविटी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी मिलती जुलती है। तो संक्रमण मतलब आप जानते हैं फैलना। किसी कोई भी बीमारी जैसे आती है तो कहते हैं इसका बहुत ज़्यादा संक्रमण है। कोरोना काल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना का कितना संक्रमण चल रहा था। उसी प्रकार मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र यानी हो जा रहा था। तो इसी प्रकार इनके जो गुण होते हैं वो एक दूसरे अपने पास वाले जो एलिमेंट होते हैं उनसे काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व। इसी में आपको ब्रिज वाला भी मिलेगा, जो ब्रिज बनाने का भी काम करते हैं। उनके ब्रिज टाइप में वे अपने गुण को एक समान रखते हैं। अब आगे आपका आता है कि डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं क्या होंगी। तो मैंने विशेषताओं में आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर और संयोजकता के आधार पर पहले दो टॉपिक हम लोग हेडिंग के रूप में डाल के लिखेंगे। उसके बाद अन्य सभी को पॉइंट वाइज कर देंगे। तो इस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन से पहले वाले कोष में ट्यूब कोष में प्राप्त कर इस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन से पहले वाले कोष में यानी जो अंतिम वाला कोष होता है उससे जस्ट पहले वाले कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है, जो डी होता है। यहाँ है आपका नाभिक है, पहला कोष, दूसरा कोष मान लीजिए ये हो, तो इस वाले कोष में प्रवेश न पाके इस वाले कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है। ठीक है। अब यहाँ तो एक हेडिंग आपको जो बताया गया है ऊपर कि ये सभी तत्व धातु से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि n-1 डी 1 - 10 n ये आपको बताना पड़ेगा। तो डी ब्लॉक के तत्वों की जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी व्यापक समान सभी प्रकार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी आधार पर ही होगा। तो आप लोग अपने मन से इसको करिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको भी हम कवर कर लेंगे कि इस आप विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखिएगा। अगर इस रूप में मैच करता है तो सही है, अगर नहीं मैच करता है, अगर ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इसको भी हम आपको बता देंगे। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा कि ये धन विद्युती हैं, क्योंकि ये बीच में दाएं और बाएं दोनों के बीच में है तो धन विद्युती है तथा धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि इनके बाएं से दाएं जाने पर थोड़ी प्रवृत्ति घटती जाती है। वो आपको पीरियोडिक टेबल में अच्छे से समझाया जाएगा। चौथा पॉइंट है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब परिवर्ती संयोजकता जैसे क्या होता है कि जो संयोजकताएं परिवर्तित करते रहते हैं, अलग अलग कंडीशन में अपनी संयोजकताओं को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, तो इनका एग्जैक्ट संयोजकता बताना उतना आसान है नहीं, तो आप उसको कंडीशन के हिसाब से निकाला जाएगा। तो पांचवा है परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण ये उत्प्रेरण का गुण रखते हैं। उत्प्रेरण जैसे एम भी इसी में आता है, मॉलिब्डेनम, ये सभी चीज़ें जो तत्व हैं जो उत्प्रेरण का काम करते हैं वो आते हैं डी ब्लॉक के तत्व में। तो MCQ में एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस ब्लॉक के अधिकतर तत्व उत्प्रेरण का काम करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका डी ब्लॉक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे F ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व में क्या होता है कि एफ ब्लॉक के तत्व में दो प्रकार की श्रेणियाँ। तो जो तत्वों को रखने के बाद जो तत्व अपशिष्ट के रूप में, जैसे अपशिष्ट क्या होता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणी थी, जो लैंथेनाइड श्रेणी है वो 98 से लेके आपका 71 तक है, वो लैंथेनाइड।
और जो एक्टिनाइड श्रेणी थी वो 90 से लेकर 103 तक थी। तो इन तत्वों को बीच में रखना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इनके तत्व भी मैच नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इनको अलग एक स्थान, आवर्त सारणी से बाहर स्थान दिया गया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में। ये आपको भी पीरियोडिक टेबल में बताया जाएगा। उन्हें हम लोग ने कह दिया कि एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो इसमें क्या होता है, तो हम इसको वाइज देखेंगे कि पहले देखेंगे लैंथेनाइड श्रेणी। तो इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं, तो f उपकोष में प्रवेश करने के कारण इन्हें एफ ब्लॉक में कहा गया। अब दूसरा है एक्टिनाइड श्रेणी। अब एक्टिनाइड श्रेणी जो है, इस श्रेणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉन 5f में यानी f उपकोष में इसमें भी प्राप्त कर रहे हैं, f उपकोष में, तो इसलिए इनको भी f ब्लॉक में रखा गया। अब इसके बाद एक्टिनाइड श्रेणी कुछ इम्पोर्टेंस हैं। कि F4F श्रेणी के तत्व प्रकृति में अत्यंत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो 4F के अंतिम इलेक्ट्रॉन में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो इन्हें अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त किया जाता है। तो अतः इन्हें कहा जाता है कि ये दुर्लभ मृदा तत्व हैं। क्या है? दुर्लभ मृदा तत्व हैं। और वहीं 4F जो 5F जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं उन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व कहा जाता है, यानी ये तत्व अधिकतर इस ब्लॉक के तत्व रेडियो एक्टिव हैं, जैसे यूरेनियम, फेर्मियम, ये सब तत्व जो हैं वो। तो ये हो गया हमारे एफ ब्लॉक के तत्वों के विशेषताएं। अब विशेषताएं आपको थोड़ा इसमें कम ही टॉपिक है, तो आपको जब हम आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और इन विशेषताओं को बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आवर्त सारणी में आपका पूरा का पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।